गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। अब देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था म्यूचुअल फंड, है ना। और आई थिंक ये पर्सन इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड यहाँ तक कराया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक का आता है, इंपॉर्टेंट है ये, 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है और 16 मार्क्स में भी आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ये जो म्यूचुअल फंड है वो कितने टाइप्स के होते हैं, या किन किन तरह की सिक्योरिटीज़ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो ये जो म्यूचुअल फ़ंड है ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर अपनी जो मनी है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो देयर आर ए नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फ़ंड टू सूट द नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, कि इन्वेस्टर्स किस तरह के हैं वो सोच समझकर अपनी मनी इन म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। तो इनकी अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग स्ट्रेटजी होती है वेयर टू इन्वेस्ट, है ना। जैसे कुछ म्यूचुअल फ़ंड ऐसे होते हैं जो इक्विटीज़ में अपनी मनी ज़्यादा लगाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स में या जो बॉन्ड्स हैं, फिक्स्ड नेचर की इनकम वाली जो सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ पर अपनी मनी लगाते हैं। तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से पहले ये पूछ सकते हैं कि आप अपनी जो मनी है वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। आप देखिए इसका कैटेगराइजेशन, ये फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, है ना। ऑनरशिप के अकॉर्डिंग जो इंडिया में म्यूचुअल फ़ंड है वो इस तरह से क्लासीफाई किए जा सकते हैं। सबसे पहला है पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फ़ंड। पब्लिक सेक्टर और वी कैन से जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनके म्यूचुअल फ़ंड को हम पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फ़ंड कहते हैं, जिसमें सबसे पहले यूटीआई 1964 में इन्होंने म्यूचुअल फ़ंड की तरह अपना काम शुरू किया था। तो यूटीआई के जो म्यूचुअल फ़ंड हैं, और उसके बाद जो सेकेंड बैंक आया 1964 के बाद 1987 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। आफ्टर 23 ईयर्स इन्होंने अपना काम शुरू किया 1987 में। और ये भी हमारा क्या है, पब्लिक सेक्टर का ही बैंक है, यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यूटीआई की मोनोपोली को एसबीआई ने 23 ईयर्स के बाद तोड़ दिया। बट उसके बाद इमीडिएटली बाद एसबीआई के बाद बहुत सारे बैंक हैं जो पब्लिक सेक्टर के हैं, वो भी इसी फील्ड में काम उन्होंने शुरू कर लिया। पब्लिक सेक्टर के जो कमर्शियल बैंक हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी सरकार ने खोल दिया, है ना। तो देखो एलआईसी के भी म्यूचुअल फ़ंड हैं, जीआईसी के भी हैं, पीएनबी के, बीओआई के, केनरा बैंक, आईएनडी, है ना। तो इस तरह के जो बैंक हैं पब्लिक सेक्टर के बैंक, उसमें इन्वेस्टमेंट करना ये भी एक ऑप्शन होता है कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए। सेकंड, जैसे मैं बात कर रही थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी म्यूचुअल फ़ंड ओपन कर दिए हैं। इसकी ग्रोथ को देखते हुए, पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ को देखते हुए और कैपिटल मार्केट की ग्रोथ को देखते हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउड प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट टू ज्वाइन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फरवरी 14, 1992। इसमें जो है वो उनके लिए ओपन कर दिया। अब बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ हैं जो कि इस तरीके का काम कर रही हैं, म्यूचुअल फ़ंड का काम कर रही हैं। देखिए ये वही स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि जो सेबी है, मतलब सेबी की हेल्प से एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्पॉन्सर, ट्रस्टी, है ना, इनकी हेल्प से इस तरह से म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद देखिए ये म्यूचुअल फ़ंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखिए सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो, कि कई बार जो म्यूचुअल फ़ंड है उसको हम इस तरह से भी क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो, कि वो आपकी मनी को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट म्यूचुअल फ़ंड है इनकम फ़ंड। ये वो उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो ये चाहते हों कि उनकी जो इनकम है वो रेगुलर नेचर की हो, मतलब वो रिस्क बियर नहीं करना चाहते। तो फॉर इन्वेस्टर्स हु आर मोर क्यूरियस फॉर रिटर्न्स, जो रिटर्न के लिए ज़्यादा चिंतित होते हैं वो इनकम फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं। और इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू मैक्सिमाइज़ द करंट इनकम, कि आपकी जो करंट इनकम है उसको बढ़ाना। तो ये जो फ़ंड है वो पीरियडिकली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जो इनकम है, जैसे रेगुलर नेचर की इनकम होती है ना। इंटरेस्ट आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिविडेंड आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि रेगुलर इनकम की फॉर्म में मनी चाहते हैं वो इनकम फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप हायर रिटर्न चाहते हैं तो रिस्क हायर होगा, लेकिन अगर आप फिक्स इनकम चाहते हैं, है ना, तो फिर आप इनकम फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो रिस्क कम होता है ऑब्वियसली। और इस तरह का जो फ़ंड है वो कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, ऑब्वियसली जहाँ फिक्स्ड इनकम वाले जो सिक्योरिटीज़ हैं, जस्ट लाइक प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, है ना, वहाँ इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं इनकम फ़ंड। उसके बाद देखिए सेकेंड फ़ंड इज़ ग्रोथ फ़ंड। इस तरह के जो फ़ंड हैं इनका ऑब्जेक्ट होता है कैपिटल में अप्रिसिएशन हो, चाहे इनको रेगुलर इनकम हो या ना हो, है ना, कैपिटल बढ़े। जैसे आपने इन्वेस्ट किए 2 लाख, तो आप चाहते हैं 2 लाख के 3 लाख हो जाएं एक साल में, तो ये क्या है, कैपिटल अप्रिसिएशन। तो सच फंड एम्स टू अचीव इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग
इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल एप्रिसिएशन, कि जो इन्वेस्टमेंट आपने की उस इन्वेस्टमेंट में क्या हो, इंक्रीज़ हो, है ना। तो सच फंड इन्वेस्ट इन ग्रोथ ओरिएंटेड सिक्योरिटीज़, तो ऐसे सिक्योरिटीज़ में जहाँ पर कि ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको हम नेस्ट एग भी कहते हैं, लॉन्ग होल भी कहते हैं। तो ऐसा इन्वेस्टर्स जो कि रिस्क बियर करना चाहता है, नॉर्मल से ज़्यादा बियर करना चाहता है, उनको ऑब्वियसली रिटर्न भी ज़्यादा मिलते हैं और कैपिटल में एप्रिसिएशन भी ज़्यादा होता है। तो जो ग्रोथ फंड की मनी है वो कहाँ लगाई जाती है, जनरली इक्विटी शेयर्स में, जहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। इनकम फंड, जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी इनकम सर्टेन हो, फिक्स नेचर की हो, है ना, और रेगुलर इनकम आपको मिलती रहे, वो इनकम फंड है। और ग्रोथ फंड, जहाँ पर आपको लगता है कि इनकम सर्टेन हो या ना हो, कैपिटल में एप्रिसिएशन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क ज़्यादा है इसलिए रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा दोनों के बीच का है बैलेंस्ड और कंजर्वेटिव फंड, है ना। ये डिपेंड करता है दोनों के ऊपर कि कुछ अमाउंट जो है वो इक्विटीज़ में लगा दिया और कुछ अमाउंट फिक्स्ड इंटरेस्ट वाली या फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में लगा दी, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर। मतलब इन्वेस्टर्स की जो मनी है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, कुछ पार्ट लगा दिए इक्विटी शेयर्स में ताकि जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो भी मिले, और कुछ पार्ट लगा दिया किसमें, फिक्स नेचर की जो सिक्योरिटी हैं। तो ऐसे फ़ंड कहलाते हैं बैलेंस्ड और कंजर्वेटिव फंड, है ना। तो इट डिपेंड बोथ ऑन कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक, दोनों पर ये डिपेंड करता है। तो जैसे पता है कि फ़ंड का कुछ पार्ट तो स्पेंड कर दिया जाता है इक्विटी शेयर लेने में, और कुछ पार्ट स्पेंड किया जाता है इंटरेस्ट बियरिंग जो डिबेंचर हैं और प्रेफरेंस शेयर हैं उनको लेने में, है ना, ताकि उनको सर्टेन डिविडेंड या इंटरेस्ट की इनकम भी मिलती रहे और कैपिटल में एप्रिसिएशन भी होता रहे। तो ये दोनों का मिक्सचर है इनकम फंड और ग्रोथ फंड का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है इक्विटी फंड। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है इक्विटी फंड, ये अपनी मोस्टली जो अमाउंट है वो कहाँ लगाते हैं, इक्विटीज़ में, और रिस्क बियर करते हैं जस्ट लाइक ग्रोथ फंड, है ना। तो ये जो रेपुटेड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, उनके शेयर्स को परचेज़ करते हैं और रिस्क भी बियर करते हैं, और साथ साथ इनके कैपिटल में भी एप्रिसिएशन होता है ना। और इसके साथ जो इनको इंटरेस्ट मिलता है वो भी अच्छा मिलता है, इंटरेस्ट, और वी कैन से डिविडेंड, इंटरेस्ट नहीं डिविडेंड जो मिलता है इक्विटी फंड के ऊपर वो भी अच्छा मिलता है। तो इनको हम ब्लू चिप कंपनीज़ भी कहते हैं, ऐसी कंपनीज़ जहाँ पर रिस्क तो ज़्यादा है बट कैपिटल एप्रिसिएशन भी ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है इंडेक्स फंड। अभी जो इंडेक्स फंड है रेप्लिकेट द पोर्टफोलियो ऑफ ए पर्टिकुलर इंडेक्स, जैसे एक बीएससी इंडेक्स होता है, एक एनएससी इंडेक्स होता है ना। तो जब आप एक पर्टिकुलर किसी इंडेक्स में मनी लगाते हैं, कि आपने बीएससी इंडेक्स में लगाया, निफ्टी में लगाया, है ना, या सेंसिटिव जो सेंसेक्स में लगाया, तो इस तरह से एक पर्टिकुलर इंडेक्स में जब आप अपने फ़ंड की मनी को लगाते हैं तो उसको कहा जाता है इंडेक्स फंड, है ना। तो इसमें बहुत कंपटीशन है, क्योंकि जैसे बताया इन्होंने, यूटीआई हैज़ नाउ टू फेस कंपटीशन फ्रॉम द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इन द पब्लिक सेक्टर एंड वेरियस कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर, है ना। तो इस तरह की सिक्योरिटीज़ में अगर इन्वेस्ट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं इंडेक्स फंड। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि इसके अकॉर्डिंग हम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो, कि वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसके हिसाब से भी आप म्यूचुअल फंड में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगला क्लासिफिकेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग भी जो है वो क्लासिफिकेशन अलग हो सकता है। जैसे मतलब वो किस तरह से ऑपरेट करती हैं, किस तरह से क्या क्या एक्टिविटीज़ म्यूचुअल फंड के अंदर होती हैं। जैसे फर्स्ट वन इज़ ओपन एंडेड स्कीम। ये वो स्कीम है जिसमें जो म्यूचुअल फंड है उसमें आप कभी भी कुछ भी परचेज़ कर सकते हो, कभी भी कुछ भी सेल कर सकते हो। तो एंट्री टू द फंड इज़ ऑलवेज ओपन, है ना। तो देखिए ओपन एंडेड स्कीम मीन्स अ स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड विच ऑफर्स यूनिट्स फॉर सेल विदाउट स्पेसिफाइंग एनी ड्यूरेशन फॉर रिडम्पशन। मतलब जिसमें आप लिक्विडेट कभी भी करा सकते हो। आपने आज म्यूचुअल फंड परचेज़ किए, 1 महीने के बाद आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, आप उसको सेल कर सकते हैं। आपने उसके बाद उसको परचेज़ करना है आफ्टर 1 मंथ, तो आप उसको परचेज़ भी कर सकते हैं। तो एट एनी टाइम यू कैन परचेज़ और यू कैन सेल, आप ख़रीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन होती है कि वो अपनी होल्डिंग को, मतलब जो उनके पास शेयर्स, वेंचर्स या म्यूचुअल फंड हैं, उनको वो किसी भी टाइम पर जो है वो जो भी रेट प्रेवलेंट है उस टाइम उस पर उसको सेल कर सकते हैं, है ना, और ऐसे ही ख़रीद भी सकते हैं।
तो इसका जो प्राइस है वो डिपेंड करता है उसकी डिमांड और सप्लाई के द्वारा। तो इसको हम कहते हैं ओपन एंडेड स्कीम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए क्लोज एंडेड स्कीम, जो इसका बिल्कुल अपोजिट है। क्लोज एंडेड स्कीम में वो म्यूचुअल फ़ंड आते हैं जिनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो फ़िक्स होता है कि आप 5 साल बाद या 3 साल बाद आप उसको सेल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते, है ना। लेकिन आप सेकेंडरी मार्केट में मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जाकर उसको सेल करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बट उसको परचेज़ करने का और सेल करने का एक टाइम फ़िक्स होता है ना। सिक्योरिटी एक्सचेंज में तो आप परचेज़ एंड सेल कर सकते हैं, बट आप ऑफिशियली जैसे आपको सब्सक्राइब करना है या मतलब परचेज़ करना है या सेल करना है तो वो वैसे नहीं कर सकते। तो देखिए क्लोज्ड एंडेड स्कीम मीन्स एनी स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड इन विच द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द स्कीम इज स्पेसिफाइड, जिसमें मैच्योरिटी का पीरियड दिया होता है। अनलाइक ओपन एंडेड फंड, जैसे ओपन एंडेड फंड में होता है द कॉर्पस ऑफ क्लोज एंडेड स्कीम्स इज फिक्स्ड, जिसका जो कॉर्पस है वो फिक्स होता है और इन्वेस्टर्स कैन सब्सक्राइब डायरेक्टली टू द स्कीम ओनली एट द टाइम ऑफ इनिशियल इशू। जिस टाइम ये इशू हो रहे हैं उस टाइम पर ही आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इनिशियल इशू अगर क्लोज हो गया तो एक पर्सन कैन बाय और सेल द यूनिट्स एट ओनली सेकेंडरी मार्केट, है ना। सिक्योरिटी सेकेंडरी मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में आप जाकर उसको परचेज या सेल कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू मैनेज ए क्लोज एंडेड स्कीम एज द फंड मैनेजर कैन इवॉल्व लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, है ना। क्योंकि ये जो एक ही टाइम पर आपने इन्वेस्टमेंट ले ली, फिर वो 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए उसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस अमाउंट को यूज़ किया जा सकता है। जबकि जो ओपन एंडेड हैं उसको तो फिर किसी भी टाइम इन्वेस्टर जो है वो अपनी मनी को वापस मांग सकता है, तो उसको वो सोच समझ कर यूज़ मतलब लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर सकता, बट क्लोज एंडेड को वो कर सकता है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए थर्ड आता है इंटरवल स्कीम। अब देखिए इंटरवल स्कीम ऐसी स्कीम है जिसमें एक इंटरवल तक, एक स्पेसिफाइड इंटरवल तक जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको ओपन रखा जाता है कि आप उनको परचेज़ कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद उसको क्लोज़ कर दिया जाता है। पहले वो ओपन होती हैं कुछ टाइम के लिए, है ना। स्पेसिफाइड इंटरवल होता है, जैसे सपोज़ आपका जनवरी टू मार्च या जनवरी टू जुलाई ओपन रहेगा, उसके बाद उसको क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो इस तरह की स्कीम कहलाती है इंटरवल स्कीम। An interval scheme is a scheme of mutual fund which is kept open for a specific interval and after that it operates as a close-ended scheme. उसके बाद ये close-ended scheme हो जाती हैं, इसलिए दोनों का मिक्सचर है ना। लंबे टाइम के लिए खुला रहता है ये, उसके बाद ये बंद हो जाता है ना। तो इसलिए जो नेट एसेट वैल्यू है इस तरह की स्कीम की वो राइज़ भी होती है और फॉल भी होती है, डिपेंड करता है वो इंडेक्स के ऊपर, है ना। कि जो इंडेक्स है सेंसेक्स का या निफ्टी का, उसके अकॉर्डिंग ये अप एंड डाउन होता है। लेकिन जैसे बताया कि इसमें जैसे उसकी ड्रॉबैक थी कि कुछ टाइम के लिए ही इशू खुला रहता है, जैसे 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। यहाँ कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम के लिए खुला रहता है, तो जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ईज़िली कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है बॉन्ड फंड। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो रेगुलर इनकम चाहते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आया था ना इनकम फंड, है ना, उसी तरह से अगर कोई इन्वेस्टर ये चाहता है कि उनकी जो मनी है वो ओनली बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट की जाए, वो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या ट्रेजरी बिल्स में, है ना, इस तरह का अगर चाहते हैं तो ये म्यूचुअल फ़ंड ऐसे म्यूचुअल फ़ंड हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं किस में, बॉन्ड्स में। तो दीज इन्वेस्टमेंट इंश्योर फिक्स्ड एंड रेगुलर इनकम। ऑब्वियसली बॉन्ड में करेंगे तो फिक्स्ड और रेगुलर इनकम होगी। समटाइम्स बॉन्ड्स आर अवेलेबल इन मार्केट एट लोअर देन द फेस वैल्यू। कई बार फेस वैल्यू से कम पर भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसकी जो इनकम है वो ज़्यादा होती है ना, क्योंकि इंटरेस्ट उनको जो मिलता है वो फेस वैल्यू पर मिलता है। जैसे 100 रुपीज़ का बॉन्ड है, मार्केट में अवेलेबल है वो 80 का, है ना, तो आपको 80 का मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 पर ही मिलेगा, ना कि 80 पर। तो इसलिए यहाँ पर जो रिटर्न्स होती हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं। एंड इट विल पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कंपनी को फिक्स्ड अमाउंट देती हैं म्यूचुअल फंड कंपनी को, और ऑब्वियसली फिर वो आगे भी फिक्स इनकम ही देंगे। तो देखिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड फंड। अब देखो नाम से पता चल रहा है स्पेशलाइज्ड, मतलब इन्वेस्टमेंट इन अ स्पेशल सेक्टर, है ना। तो जब जो फंड की मनी है वो इन्वेस्ट की जाती है एक पर्टिकुलर टाइप की सिक्योरिटी में, एक स्पेशल सेक्टर में, तो इसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी। जैसे फार्मा में इन्वेस्टमेंट की, या इन्फोटेक में की,
या पेट्रोकेमिकल में की, है ना, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक पर्टिकुलर फंड में जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड फंड। और जो भी इन्वेस्टर है वो देख लेता है म्यूचुअल फंड की मनी कहाँ इन्वेस्ट होगी, है ना, तो उनको लगता है कि जो फार्मा सेक्टर है इसमें ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ के म्यूचुअल फंड परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है लीवरेज फंड, है ना। आप देखिए लीवरेज फंड क्या है कि कई बार जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टेबल उनका जो फंड होता है उसको वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जो रेगुलर इनकम वाली जो सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, और कई बार बोरो भी कर लेते हैं फ्रॉम द मार्केट, कि उनके पास मनी नहीं है तो मार्केट से बोरो करके ऐसी सिक्योरिटीज़ में जहाँ पर कि उनको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो इस तरह के जो फ़ंड हैं वो लीवरेज फ़ंड कहलाते हैं, जिसमें हम बेनिफिट देख लेते हैं कि आपको कहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फ़ंड बोरो करके और उसको ऐसी सिक्योरिटीज़ में लगा दे सकते हैं जिसको हम स्पेकुलेटिव स्टॉक भी कहते हैं, है ना, विच इंश्योर से प्रॉफिट इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में प्रॉफिट जिससे आपको मिल सकता है। तो इस तरह के लोन लेने का पर्पस यही होता है कि आपको प्रेजेंट में आप उससे फ्यूचर अर्न करना चाहते हैं, है ना। तो इस तरह से हम जो है वो शेयर होल्डर्स को इस चीज़ का बेनिफिट देते हैं जो लीवरेज फंड है। जैसे सपोज़ इन्वेस्टर्स की मनी आपके पास है और आप उसको इन्वेस्ट कर चुके हैं, आपके पास फंड नहीं है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि इस कंपनी ने अभी नए बॉन्ड्स इशू किए हैं और इन बॉन्ड्स के जो प्राइजेज़ हैं वो राइज़ होने वाले हैं, या कोई शेयर्स इशू किए हैं, है ना। तो फिर आप क्या करते हैं, मार्केट से चाहे बोरो करना पड़े, बोरो करके उन शेयर्स को या बॉन्ड्स या जो भी सिक्योरिटी है उनको आपने परचेज़ कर लिया और थोड़े टाइम के बाद उसको सेल कर दिया। तो इस तरह से स्पेकुलेटिव मार्केट जब आपको दिखती है कि राइज़ होने वाला है या डिक्लाइन होने वाली है, उस सिचुएशन पर कुछ डिसीज़न ले लिया जाता है, तो ऐसे फ़ंड कहलाते हैं लीवरेज्ड फंड। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है टैक्सेशन फ़ंड। आप देखो टैक्सेशन फ़ंड नाम से पता चल रहा है जो टैक्स की पर्पस के लिए ही परचेज़ किए जाते हैं। तो इन्वेस्टर अपना टैक्स को सेव करने के लिए इन फंड्स में इन्वेस्ट करता है। तो दीज स्कीम्स ऑफर टैक्स रिबेट टू इन्वेस्टर्स अंडर स्पेसिफिक प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो टैक्स के इंसेंटिव देती है इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेसिफाइड वैल्यूज़ में, जैसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS, है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है, जनरली 3 साल का होता है। तो इसका एडवांटेज यही है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को 3 साल के लिए मनी मिल जाती है और वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे जो है वो स्मॉल एप्रिसिएशन भी होता है रिटर्न में, है ना, स्मॉल एप्रिसिएशन कैपिटल की वैल्यू में भी होता है और कुछ ना कुछ इनकम भी मिलती है और टैक्स से बेनिफिट भी मिल जाता है। तो जनरली जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं वो इस फंड में अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए मनी मार्केट म्यूचुअल फंड MMF, है ना। ये वो म्यूचुअल फंड हैं जिसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोचकर करते हैं कि इनकी मनी को जो है वो इनकी मनी को मनी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, है ना। तो जनरली जब जैसे ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करती है, या कमर्शियल बिल हैं, कमर्शियल पेपर है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, कोल मनी मार्केट है, इसमें म्यूचुअल फंड की मनी इन्वेस्ट की जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। और ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्योंकि सेफ़ सिक्योरिटीज़ हैं, यहाँ पर भी जो मनी है उनकी सेफ़ रहती है और इसके साथ साथ उनको फिक्स्ड इनकम इनको मिलती है। नेक्स्ट आता है सेक्टर स्पेसिफिक फ़ंड, कि जब म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्ट करने से पहले या जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे मनी लेने से पहले ये बता देते हैं कि वो किस सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम स्टॉक है वहाँ इन्वेस्ट करना है, तो वो जो सेक्टर बता दिया जाता है कि उसी सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर इन्वेस्टर्स ये डिसीज़न ले लेते हैं कि उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट करना है या नहीं इस म्यूचुअल फ़ंड में, है ना। तो इसको हम कहते हैं सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फ़ंड, है ना, जो कि एक स्पेशली सेक्टर के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है लोड और नो लोड फंड। आप देखिए लोड एंड नो लोड फंड क्या होते हैं कि जब जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्टर से कुछ चार्जेस लेती हैं, जैसे उनको ट्रांजैक्शन करने के कुछ चार्जेस होते हैं, है ना, उनको अपने लिए भी कुछ खर्चा करना होता है। तो जब वो इन्वेस्टमेंट जैसे आपने कुछ परचेज़ करना है तो आपसे भी कुछ चार्ज लेगी, किसी ने कुछ सेल करना है तो उससे भी कुछ चार्ज लेगी। तो इस तरह के जो फ़ंड है वो कहलाते हैं लॉडेड फंड, है ना। और जो नहीं लेती वो नो लोड फंड होते हैं। तो अ लोड फंड इज़ वन दैट चार्जेस अ परसेंटेज ऑफ NAV नेट एसेट वैल्यू फॉर एंट्री और एग्ज़िट। एंट्री मतलब आपने ख़रीदने हैं, एग्ज़िट मतलब आपने बेचने हैं, है ना। तो दैट इज़ ईच टाइम
वन बायर और सेलर जो भी है यूनिट्स इन द फंड ए चार्ज विल बी पेबल, कि एक चार्ज उनको पे करना होता है जो कि नेट एसेट वैल्यू का एक फिक्स परसेंटेज होता है जो इनको मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर के लिए इनको पे करना होता है ना। जैसे सपोज़ आपने कुछ सिक्योरिटीज़ परचेज़ की, आपने परचेज़ की 1000 की, तो 1000 का 10% वो आपसे चार्ज करेंगे और आपको देना होगा 1100 रुपीज़, ठीक है। और एक पर्सन ने सेल की 1000 रुपीज़, तो 1000 का 10% या 1% भी ले सकते हैं, है ना। अगर 10% ले रहे हैं तो 100 रुपीज़ दे हैव टू पे, और उनको कितना मिलेगा 900। तो ये तो जस्ट एग्जांपल था, है ना। इसको कम या ज़्यादा भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि 10% ही हो। तो इसको हम कहते हैं लॉर्ड फंड। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। एक है डोमेस्टिक फ़ंड और एक है ऑफशोर फंड। डोमेस्टिक फ़ंड वो फंड है जो विद इन कंट्री, अपनी ही कंट्री के अंदर सिक्योरिटीज़ को, म्यूचुअल फ़ंड को ख़रीदा और बेचा जाता है और इन्वेस्टमेंट भी अपनी ही कंट्रीज़ के अंदर की जाती है, तो उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक फ़ंड। तो दीज आर द फंड्स विच मोबिलाइज सेविंग ऑफ पीपल विद इन द कंट्री, है ना, जो विद इन द कंट्री ही सेविंग को मोबिलाइज भी करती है और इन्वेस्टमेंट भी करती है। एंड सेकेंड इज़ ऑफशोर फंड, ये वो हैं जो अपनी कंट्री के बाहर मतलब इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और मतलब उनको म्यूचुअल फ़ंड को बेचते भी हैं। तो जो बाहर की जाती हैं फंड्स अट्रैक्ट फॉरेन सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, है ना, इस तरह के फ़ंड कहलाते हैं ऑफशोर फंड। तो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, इसको पढ़ना बाकी हम कर लेंगे।